आप सर सबसे पहले जेनजी इन्वेस्टर्स को देखते कैसे हैं? मतलब पैसे को संभालने का या फिर सेव करने का या फिर इन्वेस्ट करने का तरीका जो है इनका, जो पिछली पीढ़ियाँ हैं, उनसे अलग कैसे है? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यस, क्रिप्टो, ट्रेडिंग एप्स, क्विक मनी, ज़्यादा रिटर्न्स, हाई रिस्क, ये सब चीज़ें जेनज़ीज़ के साथ जुड़ी हुई है। स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है। फिर ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे क्विक मनी, क्विक रिटर्न्स आ सकते हैं। 30 सेकंड की रील में ही सारा ज्ञान जो है मिल जाता है। उसका कितना असर जेनजी की इन्वेस्टिंग पे पड़ता है? जब मैं जेनज़ी से बात करता हूँ तब समझ में आता है कि वो ट्रेडिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं, नहीं कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं। आपने तो ऐसे भी बहुत सारे जेनजीज देखे होंगे जो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। मतलब उनको ये रहता है आज कमाओ, आज खर्चा करो, आज एंजॉय करो, बात की बाद में देखेंगे। तो कहीं न कहीं ये लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस अभी कर रहे हैं। इनकम भी है, अच्छी है, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने उतने ही चाहिए, पैर पड़े। राइट? कहते हैं हर जनरेशन का पैसे को देखने का अपना एक अलग तरीका होता है, लेकिन जेनजी शायद पहली ऐसी जनरेशन है जिसके हाथ में सैलरी आने से पहले ही ट्रेडिंग एप्स, क्रिप्टो, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के जरिए निवेश की दुनिया खुल चुकी होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी जानकारी उन्हें एक बेहतर इन्वेस्टर बना रही है या फिर फोमो और जल्दी अमीर बनने की चाह उन्हें गलत फैसलों की तरफ लेकर जा रही है। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट सर, जो समझाएंगे कि जेनजी इतनी सारी क्विक सर्विसेज के साथ क्विक वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेलकम सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू दिव्या, शो में बुलाने के लिए। सर सबसे पहले तो मैंने ना 3-4 सेगमेंट्स रखे हैं इस पॉडकास्ट के, हुँ, धीरे-धीरे करके बात करेंगे, समझेंगे। सबसे पहला एब्सोल्युटली, सेगमेंट है हमारा जेनजी और इन्वेस्टिंग की शुरुआत। ओके। आप सर सबसे पहले जेनजी इन्वेस्टर्स को देखते कैसे हैं? मतलब पैसे को संभालने का या फिर सेव करने का या फिर इन्वेस्ट करने का तरीका जो है इनका, जो पिछली पीढ़ियाँ हैं, उनसे अलग कैसे है? दिव्या, आप देखिए ना, ऐसा तो जब हम जेनज़ी के बारे में बात करते हैं, सेव और इन्वेस्ट के पहले एक्सपेंसेस आते हैं। पहले खर्चे ज़्यादा आते हैं। बुरी बात कोई नहीं है उसमें, खर्चा आना ही चाहिए, पर खर्चा किस तरह से करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो एक अलग बात है। बट हाँ, रही बात इन्वेस्टिंग की, डेफिनेटली खर्चे के बाद जो भी पैसा बचता है, जो भी इन्वेस्ट करना रहता है, तो वो उसके लिए उनके दिमाग में एक ही ये चीज़ आती है कि भाई स्टॉक मार्केट, राइट? अभी स्टॉक मार्केट में भी जो ट्रेडिंग एप्स होती है या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, ये सब ख्यालात ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं, राइट? स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला जो बात है वो उनको लागू होती नहीं है। उनका माइंडसेट अलग होता है। बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये डिसीजंस इस तरह से अगर मैं लेता हूँ तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, राइट? तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यस, क्रिप्टो, ट्रेडिंग एप्स, क्विक मनी, ज़्यादा रिटर्न्स, हाई रिस्क, ये सब चीज़ें जेनज़ीज़ के साथ जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई हैं। और सर आप देखते क्या है, मतलब कोई भी जेनजी इन्वेस्टर जो होता है वो अपने निवेश की शुरुआत कैसे करता है? एक तो आपने नाम लिया स्टॉक मार्केट से करता है, इसके अलावा क्या म्यूचुअल फंड वगैरह की तरफ वो लोग जा रहे हैं या फिर क्रिप्टो भी एक मुझे लगता है बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है जेनजीज के बीच में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो वो हमेशा, जैसे मैंने कहा कि वो हाई रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं। अभी हाई रिटर्न्स के बारे में जब सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड्स नहीं आता है पहले। क्यों नहीं आता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को टाइम लगता है। वो रिटर्न्स देते हैं, बट स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है, वो म्यूचुअल फंड में लागू होता है। अभी जब उनको क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए रहते हैं और रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा होता है, राइट? क्योंकि शुरू के सालों में उनके पास उनके उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, राइट? ऐसे कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते हैं। तो हमेशा वो सोचते हैं कि ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे डालकर क्विक मनी हो जाए, पैसा डबल हो जाए, राइट? ऐसी सब सोच होती है। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जो कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है। फिर ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे क्विक मनी, क्विक रिटर्न्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आती है और वो भी उसके साथ-साथ, जैसे क्रिप्टो एक हो गया। सी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर तो कभी भी उनका ध्यान जाता नहीं है। मतलब एफडीआरडी टाइप चीजें हो गई एफडी, या फिर आरडी, म्यूचुअल फंड भी हो गए इनफैक्ट। एब्सोल्युटली। अगर वो, मैं तो ऐसे भी जेनज़ी को जानता हूँ दिव्या, कि जहाँ पे जब उनके साथ बात होती है, अभी ए, जॉब कर रहे हैं कहाँ पे, अच्छी खासी सैलरी है, नो डाउट अबाउट इट, बट ईपीएफ को नहीं कटवाना चाहते हैं।
इसीलिए शायद से अभी गवर्नमेंट ने उसके इर्द गिर्द रूल्स भी बहुत सारे चेंज किए। बट कहने की बात यह है कि जो लंबे समय तक पैसा रहता है उसका फायदा लंबे समय को बीतने के बाद जो होता है वो सोच नहीं है। बहुत ही शॉर्ट टेन्योर में जीते हैं, शॉर्टर वर्ल्ड में जीते हैं। मैं हमेशा कहता हूं दिव्या कि वो इंस्टाग्राम वर्ल्ड में जीते हैं। हाँ। राइट। और नहीं, इनफैक्ट मैं ये पूछने ही वाली थी आपसे कि जो सोशल मीडिया है, True. इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी वो 30 सेकंड की रील में ही सारा ज्ञान जो है मिल जाता है, उसका कितना असर जेनजी की इन्वेस्टिंग पे पड़ता है? देखिए, जब ये बात आती है ना दिव्या, तब मैं उसको इन्वेस्टिंग के साथ नहीं जोड़ता हूँ। इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, तभी एक प्रोसेस होता है, राइट? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स। अभी जेनजी से क्या हो रहा है, डेफिनेटली जेनजी भी बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रहे हैं, बट टाइम लग रहा है। उनकी थॉट प्रोसेस, यानी जैसे आपने शुरू में कहा कि जैसे ही वो अपने अर्निंग वर्ल्ड में आए, जैसे ही इनकम अर्न करना स्टार्ट हुआ, तब उनको ऐसे ऐप्स के बारे में पता था। जैसे मैं नाम देना चाहूँगा तो ज़ेरोधा से लेकर, ग्रो से लेकर, ऐसे ऐप में ही उनका सामना हुआ। और उनके फ्रेंड्स, और या तो आप कहो कि सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर है, राइट, वो इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं बताते हैं, वो रिटर्न्स के बारे में बताते हैं। वो रिटर्न्स, इतने रिटर्न्स आपको मिल सकता है, इतना रिटर्न मिला हुआ है। ये सब सुनकर उनको ज़्यादा इंक्लिनेशन आता है टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट, टुवर्ड्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस, राइट? स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, इन्वेस्टिंग जर्नी, ये सब चीजों में उनको नहीं पढ़ना है। अच्छा, मतलब एक तो मैंने ये भी देखा है, इनफैक्ट हम इसी की आगे भी बात करेंगे कि क्या साइकोलॉजी है जेनजी इन्वेस्टर्स की। लेकिन सर, ये तो हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जब शुरू कर देते हैं वो, आपने तो ऐसे भी बहुत सारे जेनजीज देखे होंगे जो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब उनको ये रहता है आज कमाओ, आज खर्चा करो, आज एंजॉय करो, बाकी बाद में देखेंगे। इसका क्या इफेक्ट उन्हें बाद में देखने को मिलेगा? देखिए कैसे होता है, मैं मेरी बात करूं सो मैं मिलेनियल इसमें सेगमेंट में आता हूं, राइट? अभी मिलेनियल की सोच कैसा है कि मिलेनियल थोड़ा सा सोच समझकर इन्वेस्टिंग के बारे में देखता है। उनके अपने फोर फादर से एक एक्सपीरियंस मिला हुआ रहता है कि किस तरह से पैसे से पैसा बनता है, राइट? जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये सब चीजें, कॉन्सेप्ट जो है ना, ये उनको लागू नहीं होती है। उनको इन्वेस्टिंग है ना बोरिंग लगती है, राइट? और वैसे देखने जाए तो इन्वेस्टिंग बोरिंग है, पर वो बोरिंग ही रिवॉर्ड कर सकता है आपको, ठीक है? पर वो अलग बात है, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन करने का। बट जेनजी के बारे में जब हम सोचेंगे ना, तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो मुझे रिटर्न्स मिलते हैं, जो मिलने वाले हैं, वो कैसे मुझे 20% रिटर्न, 50% रिटर्न, डबल पैसा हो सकता है, वो वर्ल्ड में ज्यादा वो जीते हैं। और वही चीज अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में दिखाई जाती है, इंस्टाग्राम के रील्स में दिखाई जाती है, यूट्यूब के वीडियोस में दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिंग ऐसे ही है, इन्वेस्टिंग इस तरह से ही होती है। पर मैं पर्सनली, अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं जेनजी से बात करता हूं, तब समझ में आता है कि वो ट्रेडिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं, नहीं कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है? अभी जैसे मैंने मिलेनियल की बात की, मेरी बात की, तो हमारे यहाँ पे हमारे टाइम पर क्या होता था, एक्सपेंसेस होते थे, राइट? लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हमने सुने ही नहीं थे, राइट? उनके वर्ल्ड में, जेनजी के वर्ल्ड में लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आ गए हैं, ठीक है? तो एक बात तो है, हमेशा हम एक कहावत हमने सुनी भी है कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, राइट? तो कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस अभी कर रहे हैं, इनकम भी है, अच्छी है। इन्वेस्टिंग ना करके, या तो उसको सेव प्रॉपर करके और इन्वेस्टिंग के जोन में ना डाल के, आप जो आपका फ्यूचर है, यानी आफ्टर 5 years, 10 years, 15, 20 years, राइट, उसको आप लॉस कर रहे हो, यानी उसके बारे में प्लान नहीं कर रहे हो। अभी पैसा आ रहा है, आप खर्चे कर रहे हो, खर्चे के साथ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी कर रहे हो, राइट? क्योंकि आप उसको कर सकते हो, राइट? पर हम इन्वेस्टिंग के बारे में क्यों कहते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, एक फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपका इन्वेस्टिंग होना चाहिए, राइट? अब हम हमेशा कहते हैं कंटीजेंसी फंड होना चाहिए। अभी जब मैं जेनजी के साथ बात करता हूं कंटीजेंसी के बारे में, तो वो बोलते हैं कि क्या जरूरत है कंटीजेंसी फंड की, राइट? मेरे अकाउंट में पैसे रहेंगे तो उसको मैं कंटीजेंसी के हिसाब से उसको कर दूंगा। बट यही लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, कब अकाउंट में पैसा 1 लाख से जीरो हो जाता है, वो ध्यान में नहीं होता है, राइट? क्योंकि आज हम, जैसे हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की बात करते हैं, वैसे
हम कार्ट की दुनिया की बात करते हैं, जहाँ पे हम जो चीज जरूरत नहीं है उसको हम कार्ट में ऐड करते जाते हैं, राइट? तो वो एक्सपेंसिस ओवर एक्सपेंसिस में कब बदल जाता है वो पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही दिक्कत वाली होती है जेनजी के साथ। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो अप्रोच है, वो अप्रोच डेफिनेटली, देखिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेंसिस करना गलत है। ओवर एक्सपेंसिस करना, लाइफस्टाइल एक्सपेंसिस को ज्यादा तवज्जो देना इन्वेस्टिंग से ज्यादा, तो वो गलत है। ठीक है। अच्छा सर, आप ये भी देखते हो क्या, मतलब जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में कि या तो निवेश की कोई रणनीति होती नहीं है, अपने दिमाग में कोई आइडिया होता नहीं है कि मुझे इन्वेस्टमेंट अपने लिए कैसे करनी है, परिवार के लिए कैसे करनी है, लेकिन दोस्तों ने कुछ कह दिया, भाई इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, खास करके दोस्तों ने, उनकी देखा देखी वो इन्वेस्टमेंट जो है अपनी शुरू कर देती है। मतलब पीयर प्रेशर वाली इन्वेस्टमेंट भी आप देख रहे हैं कहीं? एब्सोल्युटली। देखिए ये वर्ल्ड ही ऐसा है, और कैसा होता है कि ज्यादा सोशलाइज वो नहीं करते। अभी सोशलाइज इन द सेंस फैमिली में सोशलाइज नहीं करते हैं। उनके लिए उनका वर्ल्ड क्या होता है, उनके साथ में जो कॉलीग्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो भी हम उम्र वाले, राइट? उनके से 5 साल 10 साल बड़े के साथ वो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में। जब उनके कोई ऐसे फ्रेंड्स सर्कल है, वहां पे जब वो मिलते हैं, तब वो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है कंट्रीज के साथ उसके बारे में बात करते हैं। पर उससे आपका इन्वेस्टिंग कैसे जुड़ा हुआ है ना, वो ध्यान में नहीं लाते हैं, उसको कोरिलेट नहीं करते हैं। और फिर वही चीज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, ये आईपीओ में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये आईपीओ ने इतने रिटर्न्स दे दिए, तो ये जो नया आईपीओ आ रहा है तो उसमें तू डालकर तू देख सकता है कि कैसे रिटर्न्स मिलते हैं। फिर क्रिप्टो में कि देखिए एक चीज क्या होती है दिव्या, जो मैंने समझी है कि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जो चीज अच्छी हुई है वही ज्यादातर दिखाई जाती है, राइट? कोई आकर ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे ये कंपनी में इतना परसेंटेज लॉस हो गया। और सर लोगों की नजर में भी मुझे लगता है तभी आती है, जैसे हम सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, खास करके सिल्वर, जब पिछले साल सिल्वर के दाम इतने चढ़ गए तब सबको सिल्वर दिखाई देने लग गया। उससे पहले लोगों का इतना ध्यान भी नहीं था सिल्वर की तरफ। इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए इसमें कैसा होता है, और यंग माइंड्स को ये चीज कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस करती है। देखिए जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना दिव्या, तो बायसिस होते हैं, बहुत सारे बायसिस होते हैं, ठीक है? अभी बायसिस बहुत टेक्निकल हो जाता है, बहुत ही हैवी वर्ड हो जाता है, बट हर्ड मेंटालिटी, बायसिस एक हर्ड मेंटालिटी का बायसिस होता है। जैसे कोई इंस्टाग्राम में किसी ने कह दिया कि, और या तो कोई मेरे फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं ये तो अभी चलने ही वाला है, राइट? और क्या होता है, एक जो चीज होता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे कैसे मैं मेरे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करूं, और एक माइंडसेट भी ऐसा होता है जेंजी का कि उनको कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है कि नहीं यार मैंने ये अगर कर दिया ना तो मैं मेरी दुनिया में वाहवाही हो जाएगी। ये चीज के वजह से वो इन्वेस्टिंग को, यानी वो ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं और फिर वही बात ज्यादा करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर्ड मेंटालिटी, अभी स्मॉल कैप बढ़ा है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर लो, अगर सिल्वर बढ़ा है तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर लो, अगर गोल्ड अच्छा करने वाला है तो गोल्ड में कर लो। तो यहाँ वहां पे वो जंप होते रहते हैं, बट कितना फायदा होता है, किस तरह से फायदा होता है, ये भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में उनको फायदा हो जाए, बट वो लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेनेबल है, एक प्लानिंग की जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि कुछ तो फंडामेंटल्स है ही। इन्वेस्टिंग अगर आप देखें तो एक साल का या 3 साल का चीज नहीं है। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेकर, एक प्लानिंग लेकर, किस तरह से आपके जो भी लाइफ में जो भी स्टेजेस आएंगे, राइट? अभी आप यू आर इनटू 20s, राइट? तो अभी आपका डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, राइट? पर आगे जाकर जो रिक्वायरमेंट आने ही वाली है, जैसे फैमिली बनने ही वाली है, राइट? ऐसे कुछ फाइनेंशियल गोल्स रहेंगे जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही। तो वो सोच जो है ना वो अभी नहीं दिखाई दे रही है, और उसको कैसे लाया जा सकता है या कैसे हो सकता है ना, वो बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अच्छा, अगर मैं मोटा मोटी जानना चाहूँ, मतलब 3 गलतियां क्या ऐसी हो रही हैं यंग इन्वेस्टर्स की तरफ से, जेंजी जो इन्वेस्टर्स हैं, पॉइंटर में अगर मैं जानना चाहूँ 3 गलतियां। देखिए पहले तो बहुत ही शॉर्ट टर्म वर्ल्ड में जीते हैं कि आज इन्वेस्ट किया कल रिटर्न्स आना चाहिए, मिलना चाहिए, वैसा वाला होता है। फिर एक चीज ये होती है कि जो एक फंडामेंटल्स होते हैं इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फंडामेंटल्स कहीं पे भी जेंजी के इसमें दिखते नहीं है। क्या है वो फंडामेंटल? जैसे डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, राइट? आप जैसे अगर आप स्टॉक्स में भी कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो,
पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना लंबे समय तक आप रखोगे उतना वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखकर आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है, राइट। फिर एक असेट एलोकेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपके पैसों को, आपका जो कैश फ्लो होता है, इनकम और एक्सपेंसेस होता है, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, आप कंटीजेंसी प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं, इमरजेंसी प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक्स है, बहुत लोगों ने बहुत बार बात भी की है, पर ये चीज जो है ना वो जेनजी के जो माइंडसेट है ना उसमें वो बैठ नहीं रही है, बैठती नहीं है। अच्छा, और सर जो इमरजेंसी फंड जैसी चीजें हो गई या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, उसको तो फिर पूरी तरह ही जेनजी अवॉइड कर रहा होगा। एब्सोल्युटली अवॉइड कर रहा है। और देखा भी ऐसा गया है दिव्या कि जब तक मुझे कोई फटका बैठता नहीं है, यानी ऐसा कोई मेरे फाइनेंशियल लाइफ में ऐसा कोई लॉस होता नहीं है, जैसे मैंने शायद से हेल्थ इंश्योरेंस इग्नोर किया और मुझे कोई बीमारी हो गई और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, और जब वो खर्चे होते हैं तब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है, राइट। और सामने अगर मैं सपोज मिलेनियल को रखूं तो मिलेनियल का माइंडसेट, क्योंकि उसने वो देखा रहता है तो उसको पता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बट जेनजी ने वो चीज जब तक देखी नहीं है, जब तक उसको उसके बारे में उसको लॉस नहीं हुआ है ना, तब तक वो चीज के ऊपर वो रिएक्ट नहीं करता है। ये जेनजी का माइंडसेट है। चाहे वो इमरजेंसी प्लानिंग हो यानी कंटीजेंसी प्लानिंग, जब तक वो कोई कंटीजेंसी आती नहीं है, जब तक कोई फाइनेंशियल लॉस होता नहीं है, राइट, या तो जब तक सेविंग के ऊपर, और ये भी देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो डेट है, लोन्स है, वो भी जेनजी ही लेते हैं, राइट। चाहे वो इन्वेस्टिंग के बारे में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, चाहे वो कुछ चीजों के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए लोन लेना हो, मतलब जैसे आईपीओ में पैसा लगाने के लिए पर्सनल लोन ले लिया। तो ये सारी चीजें है ना बहुत ही डेंजरस है। ये हम आज क्यों डिस्कशन कर रहे हैं दिव्या, क्योंकि एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये सारी चीजें बहुत ही गलत हो रही है, राइट। उसके लिए सही अप्रोच, सही माइंडसेट, सही स्ट्रक्चर्ड आपके फाइनेंशियल लाइफ में होना चाहिए, और वो जितना जल्दी आएगा ना उतने अच्छे से आप आपकी वेल्थ को बिल्ड कर पाओगे। आपको मैं एक कॉन्ट्रेडियन एक व्यू बताता हूं क्या किस तरह से उनका माइंडसेट होता है। लोग फायर के बारे में बात करते हैं, राइट। फायर यानी क्या कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है ना यूएस में बहुत पॉपुलर हुआ है, राइट। लोगों को जब वो 35-40 के होते हैं तब उनको रिटायर हो जाना है, राइट। अभी उनको क्लियर है कि मैं 22-23 से कमाना चालू करूंगा और 40 तक मेरा जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है ना, जो मुझे इंडिपेंडेंस लेना है वो मैं बना के रख दूंगा, राइट। बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बात करते हैं बट उसको अप्लाई करने के लिए कोई एक्शन लेते नहीं है। अभी वो 10, 15, 20 साल का सोचते ही नहीं है, वो अभी भी 1, 2, 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हैं। तो वो 1, 2, 3 साल सोचकर नहीं चलेगा, एक्सपेंसेस ज्यादा कर नहीं चलेगा। हाँ। उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्लानिंग होनी चाहिए। रिटायरमेंट के लिए आपको अभी ज्यादा सेविंग या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी डेफिनेटली, और एक्सपेंसेस के उसको आपको डिले करना पड़ेगा। जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हो उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, राइट। तभी जितना ज्यादा सेव करोगे उतना इन्वेस्टमेंट करोगे, और फिर उसका जो रिप है, उसका जो फ्रूट्स है वो आपको आगे जाकर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर सर हम बात करें, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स तो सारे रेड फ्लैग्स तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए जेनजी इन्वेस्टिंग स्टाइल के, अगर बात करें कि अब सही जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो क्या सकती है। आप अक्सर बात करते हैं IARI फ्रेमवर्क की। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ये समझा दीजिए कि ये फ्रेमवर्क है क्या, किस तरीके से जेनजीज के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। देखिए, ये हमेशा मैं जेनजी के साथ जब मैं बैठता हूं, जब वो मेरे साथ डिस्कशन करते हैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो मैं उनके पेरेंट्स, वो बोलते हैं कि विरल ये मेरा लड़का है जो अभी अर्निंग करना स्टार्ट हुआ है, ये अभी भी इन्वेस्टिंग के ऊपर बिलीव नहीं करता है, तो मैंने एक फ्रेमवर्क रेडी किया है। पहले तो आपके जो आइडेंटिफाई करने हैं, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई द गोल्स, राइट। आपके एस्पिरेशंस होंगे, राइट। आप चाहे तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो दबा के रखते हैं, वो ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पहले तो आपको आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं कि आपके 3 साल के बाद आपको क्या करना है पैसों के साथ, 5 साल के बाद क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और वो आपको लिख कर रखना है, राइट, कि ये मेरे आइडेंटिफाई किए हुए मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। फिर उसको एलोकेट करना है। ए स्टैंड फॉर एलोकेट। एलोकेट यानी आपके जो पैसे हैं, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो पैसे को, आपके पास जो पैसे है उसको आप कैसे एलोकेट करोगे, कहां कहां एलोकेट करोगे। आपको सिर्फ एक ही एसेट क्लास में एलोकेट नहीं करना है, आपको डेट भी देखना है, आपको रियल एस्टेट भी देखना है, आपको गोल्ड भी देखना है। सो योर मनी शुड बी बाइफरकेटेड इन अ डिफरेंट एसेट क्लास। फिर आपका आता है रिव्यू, यानी
ऐसा भी होता है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आप भूल गए। जैसे हमेशा मिलेनियल का माइंडसेट ऐसा होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फिर भूल गए, फिर वो आपको जब भी चाहिए होगी तभी उसको खोलकर देखेंगे। नहीं, ये अप्रोच गलत है, क्योंकि एक साल में एक बार रिव्यू करना, 3 साल में 1-2 बार रिव्यू करना, अगर आपने खुद से किया है तो डेफिनेटली रिव्यू करना, अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसके साथ बैठकर रिव्यू करना। तो रिव्यू, आर स्टैंड फॉर रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में वापस से आता है कि आप उसको इटरेट कीजिए, बार बार वही चीज को आप देखिए कि मैं सही जगह पे जा रहा हूं कि नहीं, मैं सही डिसीजन ले रहा हूं कि नहीं। क्योंकि जैसे हमने बात की कि ये इंस्टाग्राम वर्ल्ड में जीते हैं, तो आज कुछ सोचा और कल कुछ मैंने देखा तो मैंने बदल दिया मेरा जो मैंने सोचा था। तो ये वो चीज नहीं होनी चाहिए, आपको उसको रिपीटेडली वही चीज के ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखो कैसा होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के वर्ल्ड में है वो, राइट? जो चीज नहीं करनी होती है वो भी वो करने लगते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए बार बार रिपीटेटिव उसको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और मैं क्लियर पाथ के ऊपर हूं कि नहीं, उसको बार बार देखकर ही उसके ऊपर चलना होगा। अच्छा सर, कई सारे यंग इन्वेस्टर्स को ये भी लगता है कि 500 रुपए, 1000 रुपए ये तो क्या है, क्योंकि हम एक बार ये कैफे में भी विजिट करते हैं तो 1000, 1500, 2000 रुपए आराम से वहां पर खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये जो 500 रुपए है, छोटा अमाउंट है, 1000 रुपए की एक एसआईपी भी है, वो किस तरीके से, मतलब उससे शुरुआत पे अगर कोई कर ले तो एक थोड़ी बहुत वेल्थ तो उससे भी क्रिएट हो सकती है। एब्सोल्युटली। और उसके लिए मैं हमेशा है ना ये एग्जांपल देता हूं कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ मंथली एसआईपी करना वही स्ट्रेटेजी नहीं है। इनफैक्ट यू कैन डू इट डेली एसआईपी एज वेल, राइट? जो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको कंसिस्टेंसी लेकर आ सकता है, राइट? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, महीने में ये एक दिन पैसे को काटना, उससे अच्छा वो बोलते हैं कि जब जब पैसा रहेगा ना विरल मैं डाल दूंगा, राइट? तो वो जब मैं माइंडसेट मुझे समझ में आता है ना, तो मैं कहता हूं कि नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, आप डेली एसआईपी कर सकते हैं। बेसिकली नो डाउट डेली एसआईपी ज्यादा पॉपुलर जो डेली अर्निंग वर्कर्स जो होते हैं उसमें ज्यादा पॉपुलर हुआ है। बट मैं ये जेनजी के लिए भी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि पैसा है ना वो जल्दी से निकलता नहीं है, एक डिसिप्लिन अप्रोच से निकलता नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूं कि आप डेली एसआईपी करिए, और वो डेली एसआईपी आप एज लो एज 100 रुपीज से लेकर 500 भी कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, कितना अमाउंट करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है दिव्या, कितना जल्दी शुरू करना वो इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी शुरू किया, और भले कम किया, पर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा पावर ऑफ कंपाउंडिंग देकर आपको अच्छी खासी वेल्थ देकर जा सकता है। ठीक है, अर्ली स्टार्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज और, हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे प्लेटफॉर्म्स की, मतलब अगर हम देखें, जैसे कि आपने एक दो एग्जांपल भी दिए, ज़ीरोधा, ग्रो जैसे, ऑल्दो प्रमोशनल नहीं है कुछ भी, लेकिन जब कोई भी यंग इन्वेस्टर, जेनजी इन्वेस्टर किसी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या कुछ फैक्टर्स उसको पहले एक बार टिक मार्क कर लेने चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करने से पहले? देखिए, एक माइंडसेट क्या होता है दिव्या जेनजी का, कि मैं मेरे डिसीजंस खुद ले सकता हूं, राइट? अभी पैसों के मामले में है ना, मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो रेगुलेटेड होते हैं, राइट, वैसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होना बहुत ही अच्छा रहेगा। और पैसों के मामले में ये भी कहता हूं मैं हमेशा दिव्या, कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आप एक बार, कोई भी पर्सन है वो 1-to-1 आप उसके साथ बात कर सको, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो। एटलीस्ट उससे अंडरस्टैंड करो कि वो पहले तो जो रेगुलेटेड बॉडी है उससे वो कंप्लायंट है कि नहीं है, राइट? फिर उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन है वो आपके कंसर्न्स को ध्यान में नहीं ले रहा है। ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो जो आपके कंसर्न्स को ध्यान में लेता है, आपको वो सुने कि आप एग्जैक्टली क्या करने चाहते हो आपके पैसों के साथ, और सही गलत का जो जो डिफरेंसेस है या तो जो कंपैरिजंस है वो करके देने वाला जो पर्सन रहेगा वो आपको अच्छे से बता पाएगा कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ो जहां पे कोई एक फिजिकली या तो एक वर्चुअली भी कोई एक पर्सन हो जिससे आप बात कर सको, आपकी कंसर्न्स को एड्रेस कर सको और उसका सॉल्यूशन लेकर वो आ सके, राइट? जैसे अगर मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं या एमफी रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट होके, उनके साथ बात करके आप आपका जो रोड मैप है फाइनेंशियल जर्नी का वो आप बनवा के ले सकते हो। ठीक है, चलिए सर, आपके साथ पूरा डिस्कशन हुआ। जाते जाते अगर पूरा सम अप करूं मैं इस पॉडकास्ट को, ऐसे कौन से 3 टेक अवे हैं जो कोई भी जेनजी इन्वेस्टर अभी हमें देख रहा होगा, पॉडकास्ट को देख रहा होगा,
तो उसे वो 3 टेक अवे यहाँ से लेकर जाने सो पहले तो मुझे ये लगता है कि इमरजेंसी फंड प्लस इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस को भी इग्नोर करते हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। सो मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट्स आ सकते हैं, कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट आ सकते हैं, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। उसके लिए फैमिली के बारे में भी सोचना, अगर मैं इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो आप छोटी SIP से भी आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। आप मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप F&O, क्विक मनी, उसके बारे में मत सोचो, एक डिसिप्लिन प्लान बनाओ और उसके ऊपर थोड़े टाइम के लिए चल के तो देखो कि एग्जैक्टली कैसे वो चल रहा है, कैसे आपको वो बेनिफिट दे सकता है। और एक चीज होती है कि इंस्टाग्राम का वर्ल्ड जो है ना, वो कहीं ना कहीं कई बार आपको गलत साबित भी कर सकता है। तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल एजुकेशन की अवेयरनेस हो, और वो आपको एम्पावर करे, नहीं कि सिर्फ आपको वो प्रोडक्ट देकर जाकर चला जाए कि ये आप ले लो, आपका भला हो जाएगा। हाँ. ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। आप एक खुद भी एम्पावर हो, सही गलत का फर्क करो कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर डिसीजन लेकर आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको आप आगे बढ़ाओ। चलिए, थैंक यू सो मच विरल सर, आज के पॉडकास्ट में आपने ज्वाइन किया और मुझे लगता है बहुत जरूरी टॉपिक था। जेनजीज को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए या तो बिल्कुल भी अवेयरनेस है नहीं उनके बीच में, और अगर है तो फिर बहुत सारे गलत रूट पे वो चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्या। चलिए, तो ये थी हमारी खास बातचीत मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट सर के साथ। अगर आप भी जेनजी हैं या फिर अभी अभी आपने कमाना शुरू किया, अभी अभी पहली सैलरी आई है, तो याद रखिए क्विक एप्स आपको निवेश करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन क्विक वेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। असली दौलत तभी बनती है जब आपकी हैबिट सही है इन्वेस्टमेंट की, आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लंबे समय तक पेशेंस रख के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी रख रहे हैं। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा।